नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आज से स्टार्ट हो चुका है और आज का पूरा शिफ्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। मतलब आज है 28 तारीख और 27 को पूरा शिफ्ट जो है वो समाप्त हो चुका है। और हमने आज मतलब कल ही एक वीडियो दिया था एक रिव्यू का, जिसमें हमने आपको बताया कि जीके के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं या फिर मैथ्स के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, रीजनिंग के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और साइंस में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने आपको जीके के सारे ओवरव्यूज दे रखे हैं और जो अभी जो 4-5 वीडियो आपको दिए थे जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड थे, उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न बचे फंसे भी हैं। जैसे कि अर्जुन अवार्ड जो कि मैंने एक स्पोर्ट्स का एक वीडियो दिया था, वहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल उससे बने हैं। तो आप उसको भी आप एक बार जाकर के आप ज़रूर आप देख लो। मैंने बोला था कि पहले आपको मैं एक जीके का वीडियो दूंगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि मैथ्स का वीडियो मैं कोई भी नहीं दिया, इसलिए पहले मैं यहाँ पे अभी मैथ्स करवाऊंगा, जिसमें अभी हम करने वाले हैं क्या करेंगे। तो अभी जो एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ है, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का हुआ और ग्रेजुएट लेवल का हुआ, तो उसमें जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि जो ग्रुप डी में जो है अभी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। अभी वहाँ पे पार्टनरशिप पूछे गए, परसेंटेज पूछे गए जो कि काफी ज्यादा आ रहा है परसेंटेज का भी सवाल, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल पूछे गए और इसमें ज्यादातर जो है वो ट्रेन से सवाल पूछे गए हैं। और रेशियो का सवाल आया, मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे हम, मेंसुरेशन के सवाल जो है वो हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे ही गए हैं। तो इसको भी देखना है, 2D और 3D दोनों पूछे गए हैं। और उसके बाद एवरेज के सवाल पूछे गए, एसआई और सीआई के भी सवाल आए, प्रॉफिट एंड लॉस के हर शिफ्ट में 2-3 सवाल पूछे गए हैं और नंबर सिस्टम के भी काफी ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं और सिंप्लीफिकेशन भी मिला है। तो यहाँ पे जो मैथ्स का एक ओवरव्यू जो रहा है वो कैलकुलेशन बेस है, ज्यादा हार्ड नहीं है। और आप यकीन मानिए कि अभी जो हम अभी किसमें करने वाले हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी का मैथ्स करने वाले हैं। एनटीपीसी में जो मैथ्स जो पूछे गए हैं उसका अभी हम लोग मैथ्स करेंगे। और आप यकीन मानिए कि हम इस प्रकार का लेवल लेकर के आए हैं ताकि इससे ऊंचा लेवल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, उससे कम लेवल का ही आएगा। हाँ, बात बस इतना है कि थोड़े से कैलकुलेटिव आ सकते हैं नंबर जो है वो, जैसे कि एक नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि ये एक नंबर है, ये बटा में अगर 9 है तो ये 9 से सीधा सीधा ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको जो वहां पे जो पूछे जा रहे हैं वो सीधा सीधा डिवाइड नहीं होकर के पॉइंट में डिवाइड हो रहा होगा। इस तरीके के सवाल आपको बनेंगे, तो वही क्वेश्चन जो है वो आपको लेंदी लगेगा और टाइम टेकिंग भी होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये पसंद आए तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त तो वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है। भाई सोचो कितना बेईमान है ये, जो 900 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दिखाता है, मतलब कि 1 किलोग्राम दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको निकटतम पूर्णांक में आपको पता करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आपको 50% दिया हुआ है ना। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 50% का मतलब 1/2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ठीक है, 1/2। इसका मतलब है कि अगर किसी भी सामान का मूल्य अगर 2 है तो उस पर 1 की वृद्धि की गई है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया अधिक मूल्य अंकित किया। मतलब कि 2 का सामान उसने कितना लिख दिया है उस पर, तो 3 लिख दिया है, 2 का सामान 3 में। ठीक है, अब देखो आप चाहें तो इसको आप 100 का सामान 150 भी लिख सकते हैं कि 100 का सामान था, उसका 50% जो मूल्य है वो अधिक बढ़ाया गया तो 50 रुपए बढ़ा दिया गया, यानी कि 100 का माल 150 कर दिया गया। फिर अंकित मूल्य जो है, मतलब 150 रुपए जो अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट दी गई। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखें तो, मतलब कि 5 का सामान पे 1 रुपए का छूट दिया गया, मतलब कि उसको 4 में बेच दिया गया। 5 का सामान कितना में बेच दिया गया, 4 में बेच दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दिखाता है। 900 ग्राम के लिए 1000 ग्राम दिखाता है। मैंने अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल करके यहाँ से भी 2 जीरो हटा दिए, यहाँ से भी हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको तुलना कर लेता हूँ, तो 5 दूनी 10 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो कि 10 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 से ये अगर देखें तो ये 3 बार में चला जाएगा, तो इस साइड बच गया ये 3 और ये बच गया 4। मतलब कि ये जो है आपका ये सीपी है और ये क्या है, तो आपका एसपी है, मतलब कि सेलिंग प्राइस। 3 का सामान अगर 4 में बेच दिया गया है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, सीपी पे होता है कोई भी गणना, तो 1/3 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, तो ये एक्चुअल में जो होगा वो 33.3333% होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे देखा गया है, लिखा गया है निकटतम पूर्णांक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 33% यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। आगे
6 लड़कियों के समूह में 38 किलोग्राम वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नई लड़की का वजन क्या है दोस्तों, अगर हम देखें तो एक लड़की जा रही है, टोटल लड़की कितने हैं, 6 लड़की हैं समूह में, कितने हैं 6, लेकिन एक लड़की निकल के गई, उसके स्थान पे दूसरी लड़की आ गई। मतलब कि ये जो 6 लड़कियां हैं ये संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक गई दूसरी आ गई उसके स्थान पर, मतलब पहले भी 6 थे बाद में भी 6 हैं, लेकिन प्रभाव कहाँ पे पड़ा है, उनके औसत वजन में। उनका औसत वजन जो है 2.5 किलोग्राम हर किसी का बढ़ गया, यानी कि 6 लड़कियों का हर किसी का वजन 2.5 केजी बढ़ गया है। यानी कि टोटल कितना बढ़ा होगा, तो आप बोलेंगे कि 15 केजी वजन बढ़ गया, टोटल सभी का वजन कितना बढ़ गया, 15 केजी। जबकि 38 किलोग्राम वाला वजन जो जिसका था वो लड़की बाहर गई है, इसका मतलब है कि 15 केजी आया कहां से, जो 38 किलोग्राम वाली लड़की गई उसके स्थान पर जो नई लड़की आई है उसका वजन इससे 15 किलोग्राम अधिक है। यानी कि 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो 53 किलो। ठीक है, 53 किलो इसका राइट आंसर होगा। आगे आइए, कितनी वार्षिक किस्त 4 वर्षों में 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दे 3658 रुपए की राशि समाप्त करेगी। ठीक है, एक सेकंड रुकना दोस्तों, एक सेकंड रुकेंगे, ये पूरा फिट नहीं हो पाया सर। हाँ अब सही है, चलिए तो इसको देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले पेन ले लूं, हाँ पेन लिया हुआ। तो सबसे पहले तो आप देखें कि टोटल जो किस्त चुकाने हैं हमें 4 वर्षों में चुकाने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 12% प्रति वर्ष। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किस्त जो है हर वर्ष 100 रुपए अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 100 रुपया क्या पे कर रहे हो, किस्त, तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा टोटल किस्त प्लस ब्याज, तो 12% अगर इसमें और जोड़ेगा तो 112, फिर जो तीसरा साल होगा 12 और जोड़िए तो 124, चौथा साल होगा 12 और जोड़िए 136, यानी कि टोटल इसको हम देखें तो 12, 24, 36 और 36, 36 दूनी कितना होता है जी, 72, यानी कि 472 रुपए ये टोटल ये देय राशि है। कौन सी राशि है, देय राशि, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब समझना, मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन आपको कंसेप्ट टोटल बताऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो देय राशि दिया गया है ये भी यहाँ पे मैंने देय राशि ही निकाला है, जबकि ये जो 100 है ये आपका किस्त है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, किस्त पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्वेश्चन में दिया गया है 3658 रुपए देय राशि, जो कि इसके बराबर है 472 के। ठीक है, आपको निकालना क्या है, किस्त, यानी कि 100 का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कीजिए आप। अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना से 4 से तो कटेगा ही ना, 4 एकम 4 और 18 चौक 72, 4 से इसको काट दें तो ये 25 टाइम्स में चला जाएगा। 18 तिया 54, अच्छा 3 बार में 18 तिया 54, यानी कि 65 में से 54 गया 11, 11 8, हाँ 31 बार। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में तो 5 ही आना चाहिए, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है ना। तो 25 एकम 25 की 5 हाथ में 2, 25 दिया 75 और 2 77, यानी कि 775 रुपए की किस्त उसको हर वर्ष देनी पड़ेगी। कितनी, 475 रुपए की किस्त देगा, तो 3658 रुपए की जो देय राशि है वो उसको 4 साल में समाप्त हो जाए। ठीक है, आगे आइए, ये बताएंगे मित्रों 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 किलोग्राम चावल को 140 रुपए किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को मिलाया जाए जिससे 110 रुपए किलो चावल बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि आप उसको बेच कैसे रहे हैं, तो 110 रुपए प्रति किलो, कब, जब उस पर आपने 10% का प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, 110 रुपए बेचने पर आपको क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है 110% का वैल्यू है, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये जो है 100 रुपए आपको खरीदारी है, ये क्या है, सीपी है। सीपी क्या है, सीपी आपका 100 रुपए आना चाहिए, आप उसको 110 रुपए बेचेंगे तो आपको 10% प्रॉफिट हो जाएगा। एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो 80 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है, एक प्रकार का जो चावल है वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि दूसरा ये 60 किलो है, इसको अभी छोड़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है उसकी कीमत है 140 रुपए प्रति किलो। दूसरा वाला जो है उसकी कीमत कितनी है, 140 रुपए प्रति किलो। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए, 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल बनना चाहिए। उसके बाद हम उसको 110 रुपए बेच देंगे, है ना। तो इसको देखिए, हम इसको करते हैं तो 140 माइनस 100 यानी कि यहाँ पे 40, और 100 माइनस 80 यानी कि यहाँ पे 20। इसको अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा जी, 1:2। कितना आ गया, 1:2। 1:2 आ रहा है यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
मतलब अगर आप 2:1 में अगर इसको अगर इस तरह से अगर आप मिला देते हो तो आपका जो कीमत है वो 100 रुपये प्रति केजी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसका वैल्यू जो 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला वजन दिया हुआ है 60 किलो, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो आपको 60 केजी दिया हुआ है। आपसे पूछा है ये 1 यूनिट का वैल्यू, तो ये कितना होगा 30 केजी। 30 केजी आपको मिलाना पड़ेगा। 30 केजी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आइए। जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंची है तो दिए गए बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले आप अगर देखें तो इस तरह के आपका कुछ डायग्राम आपको दिखता है। मान के चलो कि ये एक पहाड़ी है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। इस तरह के पहाड़ी हैं आपके, ठीक है जी, ये आपका पहाड़ी है। ठीक है, आपको बताया है कि जो पहाड़ी है वो 171 मीटर ऊंची है, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 171 मीटर, जबकि उन्नयन कोण जो है वो आपको 60 डिग्री गिवन है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। तो रेशियो है 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका रेशियो हम क्या जानते हैं? तो अगर ये इसका वैल्यू 1 है तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3, और 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये आपको रेशियो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखें तो आपको किसका वैल्यू 171 दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे 60 का वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा क्या है, ये वाला वैल्यू पूछा है, यही पूछा है ना कि ये डिस्टेंस कितना है, यानी कि यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, है ना, और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री के एंगल आपको पूछा है कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आपको दिया गया है 60 डिग्री का वैल्यू, 60 का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि √3 का वैल्यू दिया है। आपको 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो √3 से पहले हम 1 यूनिट पे अगर जाने की कोशिश करें, √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 171, √3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 171। इसको हम 1 यूनिट पे जाएं तो √3 नीचे में हम डिवाइड करेंगे। इसको और अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें तो ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, हमें निकालना कितना है 90 डिग्री का वैल्यू, तो 90 डिग्री के लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 यूनिट का वैल्यू है। अब इसको हमें 90 डिग्री पे जाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नीचे देखें तो ये आ जाएगा 3, और नीचे ऊपर क्या आएगा 171 √3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3, और ये 3 से चला जाएगा, 5 3 15, 7 3 21, और इसको हमें टोटल को क्या करना है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 57 √3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 114। हाँ एक सेकेंड, अच्छा ऑप्शन नंबर ये होगा, गड़बड़ा है, हाँ √3 वाला होगा ना, √3 157 √3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 114 √3 आपका आंसर होगा। चलिए, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, शेष 3 संख्याओं का आपसे औसत पूछा है। काफी इजी प्रश्न है ना, इसमें तो कोई टाइम आपका वेस्ट होना ही नहीं चाहिए। 8 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो टोटल सम कितना होगा तो 160 होगा, ठीक है जी। जबकि आपको पता है कि 5 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है कि 12 है, यानी कि 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, यानी कि बाकी जो शेष जो 3 संख्याएं बची उनका सम कितना होगा, टोटल योग 100 होना चाहिए। जबकि 3 संख्याएं हैं और उसका हमें औसत पूछा है, तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 100/3 33। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये पॉइंट है, ठीक है, क्लियर करना आप, 33.33। आगे आते हैं। यदि 76 और 38 का तृतीयानुपाती 1 से है तो x का मान निकालना है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, 3 चीजें आपसे पूछी जाती है। एक तो मध्यानुपाती, यहाँ पे देखना क्या पूछा जाता है, एक मध्यानुपाती, एक पूछा जाता है आपसे तृतीयानुपाती, है ना, तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक पूछा जाता है आपसे चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती मतलब कि ये फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे देखें मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं, तो √AB करके निकाल देते हैं, ठीक है जी। तृतीयानुपाती हम कैसे निकालते हैं, तो B² = AC कर देते हैं। हम चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, तो AD = BC ऐसे करके, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन = प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आगे बढ़े तो हमें पूछा गया तृतीयानुपाती, यानी कि ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, आपको C पता करना है। तो तृतीयानुपाती हम कैसे निकालते हैं, B² = AC, B² = AC। तो B का वैल्यू क्या दिया गया दोस्तों, तो 38, 38 इंटू 38, B² करेंगे तो 38 इंटू 38, और ये कितना है 76, A का वैल्यू है क्या 76, और हमें C हमें निकालना है तो C रहने देते हैं, 38 दूनी 76, इसको 2 से काटें तो 19, यानी कि C का वैल्यू क्या है आपके सामने तो 19,
ठीक है, तीनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, हर शिफ्ट में इस तरह के एक एक क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो काफी इजी प्रश्न, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पेन भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है। y बराबर क्या दिया हुआ है 22, और आपको इसका वैल्यू पूछा है, तो y की जगह पे y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी कि 22 दूनी 44 माइनस 3, 44 माइनस 3 कितना होगा 41, 41 इंटू 7 कितना होगा, लास्ट में 7 तो सब में है, 7 चौक 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आते हैं, ये बनाएंगे, आपको आगे जो है अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। एक वस्तु को 2497 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत 4303 रुपए में बेचने पर हुए लाभ प्रतिशत के बराबर है। यदि वस्तु को 204 रुपए लाभ पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे, और जेन्युइनली अगर बताऊं तो ये क्वेश्चन बढ़िया है भी। ठीक है, चलिए हमें देखना है क्या, तो एक बार हम वस्तु को बेच पा रहे हैं कितना में, तो 2497 में। ठीक है, जबकि एक बार हमने कितना में बेचा 4303 में, एक बार हमने इसको बेचा है 4303 में, जबकि हमें सीपी इसका पता नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे पूछा, बता दिया गया है कि जितना हानि हुई है, इतना में बेचने पे जितना की हानि हो रही है, अगर आप इसको इतना में बेचते हो तो उतना ही लाभ भी हो रहा है। मतलब कि अगर हम कहीं ना कहीं इन दोनों का अगर डिफरेंस को अगर हम निकाल पाए और हाफ में उसको डिवाइड कर ले, तो हम क्रैमूल पे पहुंच सकते हैं, है ना, क्योंकि बीच वाली जो संख्या आएगी एकदम, वो आपका क्रैमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 13 में से 7 गया तो ये बचेगा 6, 9 में से 9 गया 0। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस 2 1, 1806 का अंतर है। यानी कि 903 रुपया अगर हम इसमें से माइनस कर दें, क्या कर दें 903 अगर इसमें से माइनस कर दें, या फिर यहाँ पे हम 903 जोड़ दें, क्योंकि यहाँ से हमें तो आगे जाना है ना क्रैमूल निकालने के लिए। यहाँ पे लाभ हुआ है तो लाभ में से अगर हम जो भी लाभ हुआ है उसको माइनस कर दें तो हम क्रैमूल पे जा सकते हैं। तो कोई भी चीज आप कर लो सेम आंसर आएगा। 7 3 10 की 0 हाथ में 1, 10 की 0 हाथ में 1, और 9 4 13 1 14 की 4 हाथ में 1, यानी कि 3400 रुपया आपका क्या है क्रैमूल है। आपका क्रैमूल क्या है दोस्तों, तो 3400 रुपए आपका क्रैमूल है। आपसे पूछा गया है 204 रुपए हम लाभ पर इसको बेचें, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। मतलब कि आपसे सीधा सीधी पूछ दिया गया है कि 204 जो है वो 3400 का कितना परसेंट है, यही पूछा है ना, 3400 का कितना परसेंट है। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 34 इसको काटें तो 6 बार में चला जाएगा, यानी कि 3400 रुपए का जो है वो 6% 204 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया, कोई बात नहीं, समझ गए हैं आप। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आगे आइए। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त तौर तक 252 है, और एलसीएम एचसीएफ से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करवाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ, आपका एलसीएम दिया गया है कितना, एलसीएम दिया गया है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दिया गया है 252, जबकि एचसीएफ आपको दिया गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह दिया गया है 14। आपको फर्स्ट नंबर दिया गया है, मतलब कि पहली संख्या 28 है, तो दूसरी संख्या आपसे दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो हम दूसरी संख्या हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि दूसरी संख्या आगे है क्या। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास कितना है 252, एचसीएफ कितना है तो आप बोलेंगे 14, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमें पता है कि 28 है, पहली संख्या क्या है 28, हमें दूसरी संख्या नहीं पता, कोई बात नहीं, 14 दूनी 28, इसको 2 से काटें तो 126 बार, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है आपके पास 126 है। अगर पहली संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या है 126 है। अब बताओ कि आपसे ये तो नहीं पूछा ना कि दूसरी संख्या क्या है, आपसे पूछा कि 28 से ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये देख लो ना कि पहले ये 28 से है कितना अधिक, तो आप बोलेंगे कि 98 अधिक है। 126 जो है 28 से कितना अधिक है 98 अधिक है, तो 98 कितना परसेंट होगा 28 का, आप ऐसे करके निकाल लीजिए। 98 जो है 28 का कितना प्रतिशत है, 7 से देखें तो 7 चौक 28, 7 से इसको काटें तो 14 सतह 98, इसको काटें तो ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 14 करना है, 25 दहा के 250, 25 चौके 100, यानी कि 350। ठीक है, 350%।
थोड़ा सा अच्छा से फास्ट से करेंगे, आगे हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। मतलब कि एक गोला है दोस्तों, मैं बढ़िया से तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन आप समझना, इसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने गोला बनाया, आप सर्कल मत समझना, ये ठोस गोला है पूरा गोल, जो कि गेंद होता है हर तरफ से गोल। सर्कल जो होता है वो चूड़ी का शेप का होता है, जो कि हर तरफ से गोल नहीं होता, क्योंकि सर्कल एक 2D डायग्राम है, जबकि जो स्फेयर होता है, जो गोला होता है, वो एक 3D डायग्राम है, हर तरफ से वो गोल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फुटबॉल गेंद होता है, जो क्रिकेट बॉल होता है, वो एक स्फेयर है, लेकिन जो एक आपने चूड़ी देखा होगा या फिर आप हाथ में कड़ा वगैरह पहनते होंगे, तो वो एक क्या है, सर्कल है। ठीक है, यहाँ देखिए इसको पिघला दिया गया और इसको पिघला करके बना दिया गया क्या, तो एक शंकु। ठीक है जी, ये देखो टोपी बना दिया। शंकु मतलब आप जान ही रहे होंगे, जो आप कुल्फी वगैरह खाते हैं ना, जिस कोन में, वो होता है क्या, शंकु के आकार का। मतलब जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा, मतलब इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका आयतन बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें एच ही तो होता है ना भाई, और पाई आर स्क्वायर किसके लिए, तो ये नीचे जो सर्कल होता है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 यहाँ कैंसिल, आर से आर कैंसिल। अब यहाँ देखें तो 4 तो ऊपर में ही है, इसकी त्रिज्या क्या है, तो आप बोलेंगे 6 का क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पे तो 1 है तो इसको हटाते हैं, आर स्क्वायर, आर तो हमें पता है कि शंकु की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि इसका भी त्रिज्या कितना है, 6 ही है, तो 6 का स्क्वायर हो गया ये। हमें एच फाइंड आउट करना है, 2 6 से 2 6 कैंसिल, एच बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये देखिए साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्षों में एक राशि 27,720 हो जाती है। तो राशि आपको पता करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है और आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो सबसे पहले आप अगर देखिए कि 14% वार्षिक ब्याज है, कितने वर्षों का, तो 7 वर्षों का, यानी कि 14 इंटू 7, यानी कि 98% आपको क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 98%। जबकि मूलधन कितना होता है, 100%। मूलधन कितना होता है, 100%। तो अगर हम अमाउंट निकालें, मतलब कि मिश्र धन, तो टोटल मिश्र धन कितना हो गया, 198%। और यही तो दिया गया है ना भाई, 198% का वैल्यू दिया गया है। तो ये जो है 27,720, ये किसका वैल्यू है, तो 198% का। आपको क्या निकालना है, आपको राशि पूछा गया, मतलब कि ये प्रिंसिपल निकालना है, जो इसका वैल्यू 100 का वैल्यू आपको निकालना है। समझ में आ रही है सारी बातें। टोटल जो अमाउंट है वो 198% हो गया होगा, क्योंकि जो भी अगर शुरू में जो प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। 14% अगर हर साल इंटरेस्ट मिलेगा तो 7 साल में 98% इंटरेस्ट मिल जाएगा, 14 सत्ते 98, क्योंकि साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। आप समझ सकते हैं इस सारी चीजों को। तो इसको अगर हम काटने की कोशिश करें, अच्छा 9 से तो कटेगा नहीं, ये ऊपर भी कटेगा भाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसको काटे, 9 तिया 27 लगेगा नहीं, 9 8 72, 0 क्या कटेगा ये, 22 एकम 22, 2288, बिल्कुल 22 एकम 22, 8 बज गया, 2288, 0। यानी कि आप देखें तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, 14,000 आ रहा है। यानी कि जो प्रिंसिपल था वो कितना था, तो 14,000 था। आ गया ये। 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 180 थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी का अंक गलती से 27 के बजाय 72 दर्ज हो गया। भाई मिस्टेक हो गया है ना, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है, हम भी इंसान है। देखिए टोटल हमारे पास छात्र कितने हैं, तो 17 है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमें ये पता है कि एक छात्र का जो अंक था वो था कितना, 27 था, 27, लेकिन जब हम औसत निकाल रहे थे तो वो हमने लिख दिया है 72 लिख दिया। यानी कि ये जो 180 जो औसत आया है, ये 72 लिखने के बाद आया। जब इसको हम 27 करेंगे तो कितने की कमी आएगी, तो देखिए 72 में से हम 27 घटाएं तो 12 - 7 यानी कि 5, 6 - 2 यानी कि 45 की कमी करनी पड़ेगी होगी, 45 की हमें कमी करनी पड़ेगी जब हम इसको करेक्ट करेंगे तब। ठीक है, तो इसको तो करेक्ट करना है ना भाई, करेक्ट और हमें करना है, तो करेक्ट करें तो 45 की कमी करेंगे। तो ये किसका, ये जो एवरेज है 180, ये 45 जो कम हुआ, इसका प्रभाव तो सभी पे पड़ेगा ना, 17 पे। केक कटेगा तो सब में बटेगा, आपने सुना होगा ना, है ना, बहुत लोग अब बोलते हैं। तो 45 जो है वो 17 विद्यार्थियों का कम पे बटेगा ये केक।
तो हम अगर देखें तो 17 दूनी 34। अगर आप ध्यान से अगर ऑप्शन की ओर अगर देखें, मतलब ये तो आपको पता है ना कि 2 से ये ज्यादा ही आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। 17 दूनी 34, 9, 17 दूनी 34, अच्छा 11, 17 छका 2 तल से, यानी कि 2.6 से ये हमें कम करना पड़ेगा इसका एवरेज। अभी अगर 180 है तो अगर दो ऑप्शन में जाए तो ये तो हो नहीं सकता, ज्यादा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि यही दोनों ऑप्शन है। अगर देखें तो 180 में से हम अगर 2.6 के लगभग अगर माइनस करें तो ये तो 178, ये 179 के आसपास है, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आप घटाओ जोड़ करते रहो। चलिए इसको बनाएंगे, ये तो काफी इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। आपको cos थीटा का वैल्यू दिया गया है और tan थीटा का वैल्यू आपको पता करना है, मतलब कि आपको लंब बटा आधार निकालना है। देखिए चलिए कर ही लेते हैं, है ना। इस तरह का मैंने एक ट्रायंगल एक बना लिया है। तो क्या दिया गया भाई, 12/13 cos थीटा बराबर, यानी कि 12/13 cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, यानी कि हमें अगर ट्रिपलेट में जाए तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यानी 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25, और अंडर रूट 25 यानी कि ये 5 आ जाएगा। आपको ये भी तो याद भी होगा भाई, ट्रिपलेट है ना, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। अगर देखें तो हमें tan थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा क्या है, लंब है आपके पास 5, आधार क्या है 12, कहाँ है 5/12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए एक नाव स्थिर जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। दोस्तों अगर आपको अगर स्पीड ज्यादा लगे तो आप उसको धीमा भी कर सकते हैं। ठीक है, नाव की जो गति है स्थिर जल में, ध्यान देना स्थिर जल में, यह है 15.5 किलोमीटर पर आवर, जबकि धारा की गति क्या है 4.5। इसका मतलब है कि अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो स्थिर जल में धारा की चालवीय स्पीड जो है वो भी हमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे मदद करेगा ना जाने में भाई, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी ओर अगर धारा चल रही है तो धारा की दिशा में अगर जाएं तो 20 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड हो जाएगा धारा की दिशा में। लेकिन वही हम अगर धारा की विपरीत दिशा में जाएं, धारा की उल्टी साइड में, तो जितना धारा का स्पीड है वो तो मुझे उतना रोकेगा, तो रोकेगा इसका मतलब 15.5 में से 4.5 अगर माइनस करें तो विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड रह जाएगा। ठीक है, 15.5 माइनस 4.5, हमें पूछा क्या है, धारा के अनुकूल जाना है 76 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाना है 76 किलोमीटर हमें जाना है, किस स्पीड से, तो 20 के स्पीड से। ठीक है, चलिए जी, जबकि और हमें पता है कि 104.5 किलोमीटर जाना है विपरीत दिशा में, 104.5 किलोमीटर जाना है विपरीत दिशा में, मतलब कि 11 के स्पीड से। हमें टाइम पूछा है, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं है। ये तो हमें पता है कि 20 या 60 यानी कि 3 घंटे तो आएंगे ही, 4 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि और हमें पता है कि 16 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा, 16/20। तो इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो 60 से गुना करेंगे, है ना, तो 20 या 60 यानी कि 48 मिनट, कितना 3 घंटा 48 मिनट। चलिए आगे आते हैं, अब इसको देखें तो 11 9 99 हो जाएगा, 11 9 99। अच्छा, और बच जाएगा 5.5 जो कि आधा है 11 का आधा, यानी कि 9.5 घंटा, 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट। अब इसको बस जोड़ना है, तो जोड़े तो 3 घंटा और 9 घंटा 12 घंटा, और यहाँ देखो ये आधा घंटा और इसमें से भी तो आधा घंटा ले सकते हैं ना भाई, क्योंकि अगर इसको हम जोड़े हैं तो 4 यानी कि 78 मिनट हो जाएगा, और आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो 78 में से आप 60 माइनस कर लेंगे तो 1 घंटा तो आप बाहर निकाल रहे हो ना, यानी कि 9 और 3 12 और 1 घंटा और, तो 13 घंटा और 18 मिनट और बच गया। 78 में से आपने मात्र 60 माइनस किया था, बाकी जो 18 बचा वो 18 मिनट में ही रहेगा, यानी कि 13 घंटा 18 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ये देखिए दो ट्रेनें एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में तेज ट्रेन को 36 सेकेंड का समय लगता है। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना होगा। देखिए दोस्तों, दो ट्रेन है और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक का स्पीड कम है और एक का स्पीड अधिक है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा वो तो कम स्पीड वाले को क्या करेगा, बीट कर देगा, उसको कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा। जो धीमा गति वाला ट्रेन में जो बैठे हुए कोई भी यात्री होगा उसको वो पार करने में कितना समय लेता है,
तो वो पार करने में लेता है 36 सेकंड। 36 सेकंड में उसको पार कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति का तो कोई स्पीड नहीं है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, यानी कि हम देखें तो ट्रेन का कितना स्पीड अधिक है, तो आप बोलेंगे कि 95 में से 60 आप माइनस कीजिए, क्योंकि जो धीमा गति वाला ट्रेन है उसका 60 का स्पीड है और तेज गति वाला का 95 का स्पीड है, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर वो जो गति अधिक है वही तो ज्यादा है ना भाई, उसी गति से तो वो पार करेगा। तो 35 किलोमीटर पर आवर गति जो है वो अधिक है, जबकि यहाँ में सेकंड में दिया गया है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया मीटर पर सेकंड में 5/18 से हमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ये 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा ये हमें पता चल गया, जबकि हमें पता है कि अब 36 सेकंड में कितना दूर जाएगा ये हमें निकालना है। तो 18 दूनी 36, अब देखिए 5 दूनी 10 यानी कि 350 है ना, 35 इंटू 10 350, 350 मीटर जो है वो होगा। आगे आइए, आंकड़ों का बहुलक क्या है यदि इनके माध्यक और माध्य क्रमशः दिए हुए हैं 12 और 11। अच्छा चलिए, ये आप कर लीजिए, ये माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका और माध्य जो है वो 12 और 11 दिए हुए हैं। एक देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि बहुलक हम किसको बोलते हैं, जो बहुत बार रिपीट होता है। अगर संख्या है, जैसे कि हम ऐसे कुछ लिख लें 10, 11, 9, 10, 9, 8, 10, 12। अब देखो यहाँ पे बहुलक क्या होगा, तो देखिए 10 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इसका बहुलक 10 है। ठीक है, हम पता है कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए जो भी संख्या दिया हुआ है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख लेते हैं, मतलब कि या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में भी आप लिख सकते हैं। जो बीच वाली जो संख्या होती है वही तो होती है माध्यिका, है ना। चलिए, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि बीच में दो संख्याएं आ जाती हैं, अगर इवन नंबर में संख्याएं दी गई हैं तो दो संख्याएं आती हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। और माध्य हम क्या, माध्य तो बस वही होता है ना भाई, औसत, ये तो औसत होता है, एवरेज जैसे निकालते हो वैसे ही निकालना होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये दिया गया है कि माध्यिका 12 है और माध्य आपके पास 11 है, आपको बहुलक पता करना है, तो इन तीनों में एक संबंध होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, बहुलक बराबर 3 इंटू मीडियन, ठीक है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन, यानी कि 2 गुने माध्य। ये आप कर लेंगे तो आपकी कोई भी अगर 2 दिया हुआ है, तीसरा आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो हमें तो बहुलक ही निकालना है, कोई दिक्कत है नहीं। हमें पता है कि माध्यिका 12 है, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, माइनस माध्य जो है वो 11 है, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 36 माइनस 22 जो है 14 आपका क्या है, तो मोड है, यानी कि बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, ये बताएंगे एक खिलौना का अंकित मूल्य जो है वो 1600 रुपए है। यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% की नगद की छूट की घोषणा करता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब कि खिलौने का प्राइस जो लिखा हुआ है वो है 1600। देखिए मैं कैसे आपको बना के बताता हूँ, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। 1600 रुपए क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पे क्या दिया, 10% की छूट। अभी यहाँ पे देखो 10% निकालना है तो एक जीरो आप यहाँ से माइनस हटाओ, एक अंक हटाएंगे तो 10% का वैल्यू आपको निकल जाएगा, यानी कि 160 रुपया क्या दिया, उसने बोला कि हम आपको छूट देते हैं, यानी कि 1440 रुपए छूट देने के बाद उसका मूल्य हो गया। 160 रुपया हमने माइनस कर दिया, क्योंकि छूट का मतलब माइनस। उसके बाद उसने बोला कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो 10% का और आपको हम छूट देंगे, तो 10% मतलब कि 144 रुपए और छूट दे दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 13 में से 4 गया 9, ये हो गया 2, 1296 रुपया उसका क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य। आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए 1600, 10% छूट, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब क्या 1/10, यानी कि 10% छूट दिया तो 10 रुपए पे 1 रुपए छूट दिया, दिया वो कितना में, तो 10 का सामान उसने दे दिया है 9 में। उसके बाद फिर से 10% मतलब कि 9 रुपए में दे दिया 10 का सामान। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट आंसर ये आ जाएगा। देखिए 2 जीरो आप कैंसिल कर लीजिए, 9 9 81, कितना हो गया 81 इंटू 16, 81 इंटू 16, 81 इंटू 16, देखिए 16 8 28 से, एक सेकेंड, 81 लिखना है भाई, मैंने 18 लिख दिया है, कोई बात नहीं। 16 एकम 16 के 6 हाथ में एक, 16 8 28 से और एक 129, 1296। ठीक है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः
4, 6 और 8 से स्कोर प्राप्त हो। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के आपको क्वेश्चन तो जरूर ही मिलते हैं एग्जाम में, तो आप क्या करें कि आप बाई ऑप्शन जाएं। आप चाहें तो आप इसका एलसीएम वगैरह लेकर के माइनस करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन से देखें तो सबसे पहले हम बड़ा वाला कोई नंबर ले लेते हैं। हमें 10 से विभाजित करना है, तो ये तो भाई पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हमें पता है कि अगर हम 10 से विभाजित करें तो कितना 8 हमें रिमाइंडर भी बचना चाहिए, 8 शेषफल बचना चाहिए। इसमें 8 शेषफल बच जाएगा भाई, इसमें नहीं बचेगा, इसमें भी 8 शेषफल बचेगा, यानी कि दो ऑप्शन अभी आपके पास बच रहे हैं। अगर हम 58 को 10 से विभाजित करें तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा, अगर 10 से 118 को भी विभाजित करें तो भी 8 रिमाइंडर बचेगा। चलिए अब दो ऑप्शन है, अब इसको देखते हैं। 8 ले लेते हैं, 8 से विभाजित करने पर क्या बचना चाहिए 6। 8 से अगर हम इसको विभाजित करें तो 8 सते 56, ये तो दो ही रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी गया है ना, ये भी गया, बच गया ये। इसको आप 8 से करके देख लो, वैसे यही आंसर होना चाहिए। 8 एकम 8, बचेगा कितना 3, 8, 8 चौके 32, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी ही सही है। आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा ना कि एक ही ऑप्शन आप उठाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी होता है चेक करना। ये देखिए, सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 4800 रुपए का होता है। कुल लाभ का 30% दान में दे दिया जाता है और बाकी उनके बीच क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो सुमित का शेयर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो पैसा जो भी होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो कैसे बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा, किसको कितना मिलेगा। तो जिसने जितना पूंजी का निवेश किया होगा उसको उतना ही मिलेगा। तो हम अगर इसको देखें तो ये तो भाई सब में 3-3 जीरो है, तो इसको हम हटा लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो बस रेशियो निकालना है। और देखें तो ये 9 से भी कट रहा है, तो यानी कि 9 पच्चे 45, ये किसका है, सुमित का 5। 9 से मैंने इसको काट रहा हूं मैं, ठीक है। 9 9 81, ये किसका है, तो रवि का। रवि का क्या है, 9 9 81, 9। इसको भी 9 से काट दें तो ये हो जाएगा 10। ये किसका है, तो पुनीत का, यानी कि पुनीत का ये हो गया 10। ये इनका रेशियो है पूंजी का। अब जो इनका जो पूंजी का जो रेशियो है उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो टोटल लाभ हमारे पास तो 4800 हो रहा है इनके पास, लेकिन 30% इन्होंने क्या किया है, दान में दे दिया है। यानी कि 4800 में से आपको 4800 का 30%, 4800 का 30% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 48 इंटू 3 कितना होता है जी, 144। यानी कि 1440 रुपये आपको माइनस कर देना होगा, जो कि उन्होंने दान में दे दिया है। बाकी पैसा बचा कितना, तो ये देखिए कितना बच गया, 7 में से 4 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3। 3360 रुपए ही उनके बीच विभाजित करना है। कितना, 3360, क्योंकि 4800 रुपए में से उन्होंने 30% क्या किया है, दान में दे दिया भाई। चलो अच्छा काम किया, कुछ तो पुण्य किया है इन्होंने। अब हमें पूछा क्या है, तो सुमित का शेयर पूछा है। यहाँ पे सुमित का शेयर क्या है, तो आप बोलेंगे 5। कितना में, तो 10, 9, 19 और 5 24 में। 24 में जो है 5 हिस्सा किसका है, सुमित का है। जबकि टोटल हमारे पास कितना है प्रॉफिट, तो आप बोलेंगे 3360, 3360। चलिए जी, क्या ये कटेगा, 24 से कम 24, 9 6, बिल्कुल। 24 से कम 24, 24 चौक 96, 0, यानी 14 पच्चीस 70, यानी कि 700 रुपए जो है वो है सुमित का हिस्सा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं होगा। आगे हम अभी और करेंगे पार्टनरशिप। पार्वती और परी एक व्यवसाय में 5:26 के अनुपात में निवेश करती हैं। यदि कुल लाभ 3038 का है तो पार्वती और परी को प्राप्त लाभों में कितने का अंतर है। ये काफी इजी होता है इस तरह का प्रश्न, आपको तो कुछ निकालना ही नहीं भाई। आपको पता है कि जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको रेशियो पता है ना, लाभ भी दिया गया है। आपको बस बताना है कि जो लाभ हुआ है, लाभों का जो बंटवारा होगा उसमें कितने का अंतर होगा। तो जो उनका जो पूंजी का रेशियो है उसी अनुपात में उनका लाभ भी डिवाइड होगा उनके बीच। लेकिन अंतर देखें तो 21 यूनिट का यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा होगा। कितने यूनिट का, 21 यूनिट का आपको अंतर दिख रहा होगा। क्या मैं सही हूं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। 26 में से 5 अगर माइनस कर लेंगे तो 21 यूनिट का अंतर दिख रहा होगा। टोटल कितना है, तो 26 5 31 यूनिट, 31 यूनिट पे 21 यूनिट का अंतर है। जबकि मेरे पास जो है टोटल कितना का लाभ है, 3038 का। क्या ये जाएगा भाई, क्या ये कटेगा, क्या ये कटेगा, काट के देखना पड़ेगा भाई। 100 बार में तो नहीं जाएगा, कैसे काटूं, तो 9 बार तो चला जाएगा ना, 9 बार तो जाएगा ये। यानी कि 31 इंटू 9, 9 9 27, यानी कि 279, 279 चला गया। यानी कि 21 3 24, 248 बचेगा।
248 क्या है, इसमें से अगर 31 माइनस कर लें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप चाहें तो किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं, लेकिन इसमें बस और कुछ नहीं है, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे देखा कि 9 बार में जा रहा है, तो ये बच गया 279 चला गया। तो 303 में से 279 मैंने अगर घटाया तो बचेगा कितना, तो 24 बचेगा। 24 पे 8 यानी कि 248, और ये 248 का मतलब ये 8 बार में जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट में तो 8 मुझे सभी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको गुना ही कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं हम 98 को 21 से। आप ऐसे आप एग्जाम में आप आसानी से इस तरह के गुना कर सकते हैं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 915 के 5 हाथ में 1 यानी कि 2058। कभी कभी देखिए दोस्तों, मैं इसलिए आपको गुना करने के लिए प्रेफरेंस कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कुछ इसको मान करके भी, ठीक है। आप चाहें तो कुछ भी तुक्का लगा सकते, तुक्का नहीं मतलब कि कुछ आप थॉट अपना विकसित कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि आपको ऑप्शन में सब में दिख रहा है कि सब में 8 है, इसमें भी 58 है, इसमें भी 58 है ना। तो हम क्यों नहीं इसको मल्टीप्लाई कर लें यार, क्या ही दिक्कत है, कितना समय लगेगा अब बताओ ना, 5 सेकेंड, गुना करने में 5 सेकेंड। लेकिन 5 सेकेंड के लिए ये जो क्वेश्चन है टोटल बनाने के बाद अगर आप इसको अगर गलती करते हो ना, तो बहुत बड़ा अफसोस आता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये सिलेक्शन आपको रोक सकता है। तो ऐसा नहीं करना कि आप जल्दीबाजी में, और आप देखेंगे जब आपका जब आंसर किया आता है ना, तो आपको हार्ड क्वेश्चन गलती नहीं होते, क्योंकि आप या तो हार्ड क्वेश्चन को या तो आप स्किप कर दिए होते हैं, क्योंकि वो आपको आ नहीं रहे होते, क्योंकि वो आपको आ नहीं रहे होते हैं, तो आप उसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको आ रहे होते हैं, आप कहाँ पे गलती करते हो, जल्दीबाजी में, है ना, आपके पास समय नहीं है भाई। आपने देखा इजी, एक्साइट हो गए, आप एक्साइटमेंट में आ जाते हो, वो पूरा क्या करते हो, गलती कर देते हैं। नहीं, गुना क्या करना है भाई, लास्ट में 8 है, अच्छा 58 है, चलो हटा, मतलब इस तरह से हड़बड़ी में गलती हो जाती है, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। अब देखेंगे कि आंसर की में आपको जो इजी क्वेश्चन है वही आपको गलती देखेंगे जो आपको आते होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आगे आइए, 80 लीटर क्षमता वाली एक बोतल में 7:3 के अनुपात में एल्कोहल और स्पिरिट है। मतलब टोटल जो है 80 लीटर क्या है, मिश्रण है, जिसमें क्या क्या है मिश्रण, तो एल्कोहल और स्पिरिट है, एल्कोहल है और स्पिरिट है। मैंने एल्कोहल के लिए ए और स्पिरिट के लिए एस लिख दिया है। हमें पता है कि 7:3 के अनुपात में इनको बांटना है, तो 7 3 10 होता है 8। 10 को अगर हम 80 को अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा, यानी कि 8 सते 56, यानी कि 56 लीटर क्या है इसमें, एल्कोहल है। जबकि 8 आया था ना भाई, हाँ 8 से 24 लीटर इसमें क्या है, स्पिरिट है। अब देखिए आपको बोला क्या है कि मिश्रण में कितना स्पिरिट मिलाया जाए, मतलब कि आपको मिलाना क्या है, तो स्पिरिट, ध्यान रहे स्पिरिट आपको मिलाना है, ताकि एल्कोहल और स्पिरिट का अनुपात जो है वो 2:1 हो जाना चाहिए। अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1 जो है वो अनुपात हो जाना चाहिए मिलाने के बाद। समझना इस चीज को, यानी कि अगर आपको स्पिरिट मिलाना है तो ये वाला तो वैल्यू कांस्टेंट है ना भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना, अभी भी 56 लीटर है, बाद में भी 56 लीटर रहेगा, क्योंकि आप तो एल्कोहल तो नहीं मिला रहे ना, आप तो स्पिरिट मिला रहे हो। ये वाला तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो 56 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 28 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 28 ही होगा ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 56, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 28, लेकिन आपके पास तो 24 ही है, तो क्यों ना आप यहाँ पे 4 लीटर और मिला दो, तो ये 28 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो 4 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 लीटर आपको स्प्रिट मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। चलिए जी, 60% का पहले वैल्यू आपको मैं समझाता हूँ, 3/5, क्योंकि 20% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 60% उसका 20 का ये 3 गुना है, तो यानी कि 3/5, यानी कि वृद्धि अगर हुई है मतलब 5 का समान पे 3 की वृद्धि होकर के वो 8 हो गई है। क्या हो गया, 5 का समान 8 का हो गया है। अब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 28% का ही वृद्धि हो। मतलब कि अगर पहले व्यय अगर 100 का हो रहा था, तो अब उसका व्यय कितना होना चाहिए, 128 का ही होना चाहिए, ठीक है। व्यय कितने का होना चाहिए, 128 का ही होना चाहिए। अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो ये 20 बचे 100, इसको काटने की कोशिश करें तो 16 8 28, यानी कि पहले अगर 20 की खपत थी तो अब आपको कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। तो कितने की कमी की आपने, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट की कमी किया, कितना पे,
तो 20 यूनिट पे, यानी कि ये देखें तो 1/5 आपको कमी करना है। 1/5 का मतलब क्या है? 20%। ठीक है, 1/5 गुने 100 तो 20%। आगे आइए, काफी इजी प्रश्न होते हैं इस तरह के। 2000 रुपये पे, हाँ ये देखो, देखिए क्या होता है ना कि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, और मैं तो यही कोशिश किया हूं ना कि जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस हो। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है कि 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपको पता करना है। कोई दिक्कत है नहीं, आपको तो बस साधारण ब्याज निकालना है ना। और इससे भी क्या है बढ़ाना, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने बहुत बार आपको करवाए हैं। आरपीएफ एसआई में करवाए, आरपीएफ कांस्टेबल में करवाए, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आपको करवाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 फरवरी से हम पहले इसको समय निकालते हैं, तो 14 फरवरी से हमें जाना है 28 अप्रैल तक, यानी कि फरवरी में कितने दिन बचे, क्योंकि ये 2023 है तो फरवरी तो 28 दिन का ही है ना। तो फरवरी में आपके बच गए हैं कितने, तो 14 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद मार्च आ जाएगा, है ना, मार्च में कितना, तो 31 दिन। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में कितना, तो 28 तक है ना, 28 दिन। तो 8 1 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 और 1 7, यानी कि 73 जो दिन है उसका आपको इंटरेस्ट देना है। कितना दिन का, 73 दिन का। चलिए समय निकल गया तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। आपको पता है कि साधारण ब्याज हम निकालते हैं मूलधन, तो मूलधन है ये, मूलधन गुने समय, समय क्या है तो 73 दिन, लेकिन इसको आपको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो मूलधन गुने समय गुने दर, दर क्या है 6.25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 का मतलब 6 पूर्णांक 1/4, सोचो कि 24 1 25/4। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और बटा में 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसको अगर देखें तो 73 से 5 बार चला जाएगा। इसको देखो तो 5 चौके 20, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि सिर्फ आपके सामने क्या बच गया, 25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, ये देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हर सूत्र में आए हैं। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या है, कोई बात नहीं है भाई। देखो 1,30,000 जनसंख्या थी, दिक्कत तो नहीं, 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब कि 10% का मतलब मैंने आपको बताया 1/10, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मतलब 10 का समान पे 1 की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले अगर जनसंख्या 10 थी तो अभी 11 हो गई। ठीक है, 11/10। उसके बाद फिर 30% की वृद्धि हुई। 30% मतलब कि 3/10 हो जाएगा, मतलब 10 पे 3 की वृद्धि, तो ये हो गई कितनी, 13/10। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ उड़ाते हैं भाई, तो 11। अच्छा, एक चीज मुझे दिख रहा है इसमें, 2 जीरो तो सब में है तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 जीरो है ना यहाँ पे, वो मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ कि 2 जीरो तो आएगा ही। उसके बाद ये देखिए 13 इंटू 13 169 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 169 को 11 से मल्टीप्लाई करना क्या इतना डिफिकल्ट है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लास्ट में तो 9 ही आएगा। ऑप्शन एक ही है आपके भाई, ऑप्शन आपके पास एक ही है, क्योंकि 13 इंटू 13 169 होता है, 13 का स्क्वायर, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में तो 9 ही आएगा। और 169 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, तो 9, 9 6 15 की 5 हाथ में 1, 1 7 1 8 और लास्ट में 1, 1869। ये तो आपको आता ही होगा गुना करना, 11 का मल्टीप्लाई तो करना कुछ है नहीं। जैसे कि आपको 124 को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या आप ऐसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं तो ऐसे करूंगा, लास्ट में क्या है 4, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 बच गया भाई। ठीक है, 1364। तो 11 का मल्टीपल कोई हार्ड नहीं होता, इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि किसी संख्या का 25% 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर 25% में 25% किसी संख्या का अगर आप 25% जोड़ देते हो किसमें, 66 में, तो परिणाम क्या हो जाता है, वही संख्या। वही संख्या का मतलब जो पहले संख्या थी, मतलब 100% का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। देखो आप ऐसे समझो, 25% प्लस 66 इक्वल टू 100%। क्या ये चीज समझ में आया, इस ऐसे लिखा गया है इसको मैथ की भाषा में। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये 25% है तो इसके जगह पे हम अगर 75% लिख दें
है ना। तो 25% और 75% 100% क्या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि ये जो 66 जो है वो किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे 75% का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है 80% का वैल्यू, यानी कि अगर 75% का वैल्यू 66 है तो 80% का वैल्यू 66 से थोड़ा अधिक होना चाहिए। 90 तो नहीं हो जाएगा माना, नहीं होगा, कम तो होगा नहीं, और उसके बाद 100 तो नहीं हो जाएगा। तो यही ऑप्शन है भाई 70.4। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 75% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 66। 75% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 66। आपसे पूछा क्या है, 80% का। तो 80% का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 66/75 गुने 80, ऐसे ही निकालेंगे ना। तो 15×5 = 75, 15, 16×5 = 80, और जाएगा क्या, चलिए। और तो मुझे तो नहीं लग रहा 3 से, हाँ 3 से जाएगा। 5 दिया 15, 22 दिया 66, ठीक है। इसको और अगर काटें तो देखो 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 3, 16 दूनी 32 और 3 35, बटा में क्या 5। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं बना सकते, इसको दुगना कर लेते हैं, है ना, 5 दूनी 10, इसको भी डबल कर लेते हैं, 5 दूनी 70 और 4, 70 और 4। अब देखो अब यहाँ पे 10 है तो कितना आसान हो गया भाई, 70.4, है ना। चलिए आगे आते हैं। दो मिश्रण है ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:3 है। देखिए दो प्रकार के मिश्रण है, एक तो ए और एक है बी। इन दोनों में क्या है ना कि क्या क्या है, मिल्क और वाटर है क्या, हाँ मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर है। किस अनुपात में जी, तो आप बोलेंगे 3:2। कितना, 3:2। जबकि इसमें भी मिल्क और वाटर है, बी प्रकार के जो मिश्रण है, लेकिन इसमें जो मिल्क और वाटर है इसका रेशियो अलग अलग है, ठीक है। इसका रेशियो है 4:3। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ईमानदार लग रहा है मुझे। ये क्या कर दिया भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझना, 4:3। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको कुछ अनुपात में मिलाना है, मतलब कि ए और बी दोनों को मिलाना है, दोनों प्रकार के हमें मिश्रण को मिलाना है अलग अलग 1:2 के अनुपात में। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी है वो सेम करना पड़ेगा। क्वांटिटी का मतलब देखिए यहाँ पे 3 + 2 5 ही है, 4 3 7 है। तो इसको हम बराबर करने के लिए क्या करें, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना भाई, 7 या 21 अनुपात 7 दूनी 14, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो 14 और 21 कितना हो गया, 35। इसको देखते हैं, 5 के 20, 5 या 15, देखो ये भी 35 हो गया ना, यानी 35 का क्वांटिटी ये भी बन गया और 35 का ही क्वांटिटी ये भी बन गया। आप इसको अब चाहे जिस अनुपात में बोला जाए आप मिला सकते हो। तो ये 1 और 2 के अनुपात में हमें मिलाना है, मतलब कि ए वाला जो है उसको एक ही अनुपात रखना है, यानी कि इसको मिला रहे हैं हम, देखना 21 और 14 हो गया। ये क्या है, किसका रेशियो, मिल्क और वाटर का, हम यहां से मिला रहे हैं, ठीक है। जबकि बी प्रकार का मिश्रण हमें 2 यूनिट लेना है, मतलब कि ये 20, इसको हमें क्या करना है, इसका 2 यूनिट लेना है, मतलब 20 दूनी 40 और 15 दूनी 30। इसको अब जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 61 और ये हो गया कितना 44। 61:44 आपका राइट आंसर होगा। मिल्क अनुपात पानी का जो रेशियो होगा 1:2 में मिलाने पर ए और बी प्रकार के जो मिश्रण है उसको, तो वो लास्ट में अनुपात कितना हो जाएगा, 61:44। आगे आते हैं, ये क्या हुआ भाई, अच्छा 1 से 91 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5, मतलब कि ये चली जाती है इन तक, ठीक है, जहां तक भी बोला जाए। अगर इस तरह का अगर निकालना है आपको, क्या निकालना है, योग। अगर आपको योग अगर इसका निकालना है तो n इंटू एन प्लस 1/2 करेंगे। लेकिन अगर इसका आपको औसत निकालना है, औसत, तो आपको ये वाला n यहाँ से हटा देना है, यानी कि n + 1/2 सिर्फ करना है। ये किसके लिए है, तो ये है प्राकृत संख्याओं के लिए। किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए। लेकिन अगर आपके पास होल नंबर्स दे दिए जाएं पूर्ण संख्याओं का औसत या फिर योग निकालने के लिए, तो पूर्ण संख्याएं कौन होती हैं, जो जीरो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है, 1 2 3 4 5, ये भी चला गया मान के चलो n तक। अब इसका आपको योग निकालना है, योग निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, n इंटू एन माइनस 1/2 कर देना है। जबकि अगर इसका आपको औसत अगर निकालना है, क्योंकि माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शुरू वाला संख्या जो है वो 0 है, ठीक है। अगर औसत निकालना है तो n - 1/2 होगा। ये किसके लिए, जब पूर्ण संख्या के बारे में बात हो तब,
ये किसके लिए? जब प्रकृत संख्याओं का बात हो, यानी कि नेचुरल नंबर का बात हो तब। हमें ये क्या दिया गया है? नेचुरल नंबर। कितना? 91 तक। तो 91 प्लस 1, एक सेकेंड, 91 प्लस 1 बाई 2, यानी कि 92/2 कितना हो जाएगा जी? 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे आइए, ये बताएंगे पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 4:7 के में निवेश किया। पी ने 21 महीने के लिए, अच्छा कोई बात नहीं, देखो जल्दी जल्दी करते हैं। पी और क्यू क्या कर रहे हैं? 4:7 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं जी। आगे क्या है? पी ने 21 महीने के लिए निवेश किया है। चलिए पी का जो समय है वो है 21 मंथ। क्यू का समय नहीं दिया क्या? अच्छा, क्यू ने कितने महीने के लिए निवेश किया? कोई बात नहीं, क्यू का समय ही निकालना है। चलो, क्यू का अगर समय निकालना है तो हम यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ दिया है या नहीं। यदि P और Q 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं, मतलब इनका लाभ दे दिया है कि P जो है 3 लाख प्राप्त करता है जबकि Q 5 लाख प्राप्त करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि जितना इनका पूंजी का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब कि पूंजी और जितना समय होगा उसका गुणनफल, उतना ही अनुपात में उनको लाभ भी मिला होगा। यानी कि अगर इसको हम देखें गुना करके 21 चौक 84 हो जाएगा, और 84 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 3, यही है ना। यानी कि ये कितने का मल्टीपल है? तो आप बोलेंगे 28 का मल्टीपल है, 28 या 84। तो यानी कि इसको भी जो इसका भी जो मल्टीपल होना चाहिए, इसको और इसको करने के बाद ये 28 का ही मल्टीपल होना चाहिए। कितने का मल्टीपल होना चाहिए? 28 का मल्टीपल। तो 28 × 5 यानी कि इसको 140 आना पड़ेगा। कितना आना पड़ेगा? 140। तो ये 140 कैसे आएगा? 7 दूनी 14, जब हम यहाँ पे 20 रख देंगे। ठीक है, 20 × 7 140। तो 20 आपका राइट आंसर है। मतलब कि जो क्यू है वो 20 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था अपना पूंजी का। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे आइए। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो परिवार की बचत ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये तो आय है भाई, इनकम। ये इसका क्या है? एक्सपेंडिचर। चलिए कोई बात नहीं थी, आय है उसमें से खर्च कर दिया। 19 रुपए कमाया, 13 का खर्च कर दिया, तो भी 6 रुपए का बचत कर रहा होगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, कमा रहा है तो खर्चा तो करना पड़ेगा ना भाई। व्यय लेकिन हमें दिया गया, व्यय का वैल्यू दिया गया 29,510, यानी कि व्यय क्या है? 13 यूनिट का वैल्यू है। 13 यूनिट का वैल्यू दिया गया है क्या? 29,510। ये कितने यूनिट का वैल्यू है? 13 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया, ये बटा में 13 कर दिया तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या पूछा है? पूछा है परिवार की बचत। तो बचत क्या है? कमाता है 19, खर्च करता है 13, यानी कि 6 की बचत है। 6 से इसको हम गुना कर लेते हैं। क्या ये कटेगा? 13 दूनी 26, 3 5, 13 दूनी 26, 13 7 91, बिल्कुल। 13 दूनी 26, 3 बच गया 35, 13 दूनी 26, 9 बच गया 9 1 91, 13 7 91, 0। 7 से 42 लास्ट में 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही है। देखो 0 के बाद 2 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 7 6 42, 1 0 तो आएगा ही, ये तो मुझे पता है। 7 6 42 यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए। ठीक है, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आइए। अच्छा, 30 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार के मैंने प्रश्न करवाए हैं उसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ प्रश्न जो है वो कैलकुलेटिव मिल सकते हैं, जो कि सीधा सीधा नहीं कट रहा होगा, पॉइंट में आ रहा होगा। हाँ, 1-2 प्रश्न और मैं बता देता हूँ कि कुछ कुछ शिफ्टों में इस तरह के भी प्रश्न देखने को मिले हैं कि अगर 5/12, 6/15, ठीक है, इस तरह के। हालांकि ये यहाँ पे 15 लिखना सही नहीं है, हम इसको 6/17 लिख देते हैं, 7/13। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा कौन है। तो इस तरह के भी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। तो अब हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।